Hello students, welcome back to my lectures of class 12 physics. In the first chapter, we have studied about the electric charges, electric field lines, electric field intensity, dipole, etc. Now, in this series of this chapter, the last topic of this chapter is the Gauss law, which is very important from the point of view of the examination. Now, before going to the Gauss law, let us see some important points that we will be using in the Gauss law. Okay, the first one is the area factor. ओके अभी तक हमने देखा था कि जो एरिया है वो एरिया को हमने ना तो स्केलर बोला था अभी तक, ना तो वेक्टर बोला था. ओके हमने इसको कहीं पे यूज भी नहीं किया है उसको एरिया वेक्टर को. नाउ हियर व्हाट दिस एरिया वेक्टर इज कि हमारे पास कोई भी अगर एक एरिया एलिमेंट होता है तो उसके साथ हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है. इसीलिए हमने वो जो एरिया है उसको भी क्या कंसिडर कर लिया, वी हैव कंसिडर्ड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके अगर हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ओके ना हम मानते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर अपवर्ड्स वेयर वी आर लुकिंग एट इट. ओके तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है द परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, इफ आई एम ड्रॉइंग अ यूनिट वेक्टर, नाउ दिस यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर. अगर ये जो एरिया है हमारे पास क्या है, डेल्टा एस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एस है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस एन कैप. मतलब ये जो एरिया है ये भी हमारे पास क्या हो गया, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इट. ओके दैट इज व्हाट द एरिया वेक्टर इज. मतलब हमने यहाँ पर एरिया को भी वेक्टर कंसीडर कर लिया है. नाउ द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया. मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां से पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्लक्स. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म में देखा था. वो कैसे देखा था, वी हैव सीन E इज इक्वल्स टू एन बाय एरिया. मतलब एन कितना था, E इंटू एरिया. मतलब एन कितना हो गया E, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग एरिया टू बी ds तो कितना हो जाएगा E ds. नाउ दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ field lines. Now this number of field lines is called as electric flux. कितना हो जाएगा, phi is equals to EDS, that is the number of field lines, that is electric field lines that is moving through that area normally. This normally is very important. मतलब अगर हमारे पास ये कोई particular area है, इससे कितनी number of field lines यहाँ से normally pass हो रही है, that is called as its electric flux. Okay, now here if we have some condition in which either the area or the electric field line that is making an angle of theta, तब उस केस में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से लिख सकते हैं. Here let us consider the first case here. If area is tilted, मतलब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है. Now in this electric field lines if we put this area or we can say some lamina, और यहाँ पर क्या है, ये जो लेमिना है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. मतलब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं हम यहाँ पर, और दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज थीटा एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एन कैप, दैट इज द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये तो नॉर्मल है यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो गई, E. Now here this area vector we can divide this area vector into two components. एक component तो इस तरफ होगा that is equals to n cap sin theta, और यहाँ पर क्या हो जाएगा that is n cap cos theta. मतलब यहाँ पर ये n cap cos theta है, ये किसके लिए होगा, that is for the area vector. मतलब यहाँ पर अब जो अपने पास flux है that is the multiplication of electric field intensity and the area एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया था. यहाँ पर क्या था, ये जो एरिया था डेल्टा एस और ये क्या था E, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फाई इक्वल्स टू EDS. अब यहाँ पर क्या होगा, वी हैव एरिया, सॉरी वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E, बट व्हाट अबाउट दिस एरिया, दिस एरिया वी हैव टू टेक दी कॉस कंपोनेंट. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं DS cos थीटा. यहाँ पर लिख सकते हैं हम EDS दैट इज कैप, दैट इज वेक्टर. यहाँ पर हम साथ में एन कैप यूज कर सकते हैं EDS. Okay, now here EDS cos theta. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, this cos theta we can write it as E dot ds. मतलब यहाँ पर phi क्या है, it's a scalar quantity because of this dot
प्रोडक्ट। अब यहाँ तो क्या देखा हमने कि जो एरिया है दैट एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर हम ये कंसीडर करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इटसेल्फ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द सरफेस, ये हमारे पास एक एरिया है। और यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल ds कैप। इसको लेट अस, यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज n कैप। नाउ हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। इस केस में क्या था कि वो जो एरिया है वही टिल्टेड था, दैट इज एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एरिया। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो किस टर्म में कैलकुलेट करते हैं, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर दे बोथ आर एक्टिंग नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर वो तो ds दैट इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन, लेकिन उसी डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है वो क्या है ई कॉस थीटा। मतलब ये क्या हो गया ई कॉस थीटा, मतलब फाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू ई ds कॉस थीटा। अगेन वी कैन राइट दिस फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। मतलब इस केस में या तो एरिया को आप टिल्ट कर दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को थीटा एंगल पर कर दो, किसके, उस लेमिना के, उस या फिर उस एरिया के। इन बोथ द केसेस विल गेट दिस फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। मतलब हम जहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करेंगे दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। नाउ लेट अस सी व्हाट एक्चुअली द गॉस थ्योरम इज। सो व्हाट इट सेज, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E produced by a source over any closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times the charge contained inside the surface। क्या मतलब है, it states that the surface integral of electrostatic field, मतलब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, over the complete surface। this is the closed integral that is for the complete surface। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, that is for the electric field over the complete surface। ओके, ये सरफेस एरिया है, इसका पूरा हम क्या करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे, सोर्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब यहाँ पर वैक्यूम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो परमिटिविटी है वो किसकी है, फ्री स्पेस की, इसलिए क्या है 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, दैट इज व्हाट द गॉस थ्योरम इज। मतलब यहाँ पर हम ये जो ई डॉट डी है ये क्या है फ्लक्स, मतलब किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, that is equals to 1 by epsilon times the charge contained by that surface। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर इसको देखा हमने कि ये क्या फ्लक्स के टर्म में, मतलब क्या होगा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ना, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 by epsilon times the charge contained inside the surface। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, that phi is equals to q by epsilon naught। मतलब यहाँ पर अब ये हो गया अपने पास 1, ये हो गया 2। अब दोनों को जो हम एक साथ लिख सकते हैं दैट इज फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स और दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट द गॉस थ्योरम इज। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हर बार जो चार्ज है वो हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस में रहे या फिर बाउंडेड सरफेस के अंदर रहेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो चार्ज है वो सिर्फ हमेशा सरफेस के टॉप सरफेस पर ही लाई कर सकता है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, और वो जो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है दैट विल बी कॉल्ड एज द गॉसियन सरफेस। उसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, वो हमें इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। So after looking at the Gauss theorem, now let us see some important points related to the Gauss theorem which will help you while solving the Gauss theorem। Okay, so here if point charges q1, q2, qn lying inside the surface, then each charge will contribute to the electric flux। मतलब हमारे पास कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है, अगर क्लोज सरफेस नहीं भी हुआ तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, हर एक अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा, अगर हमारे पास टोटल चार्ज कितना है q1 प्लस q2 प्लस qn, तो हर एक चार्ज के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फॉर फर्स्ट चार्ज phi1 इज इक्वल टू q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, phi2 कितना हो जाएगा q2 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन,
तो अगर टोटल फ्लक्स हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा ना। 1/ε इज कॉमन, दिस इज द टोटल चार्ज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q नेट मीन्स ईच एंड एवरी चार्ज विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट पर्टिकुलर केस. Okay, next, if medium surrounding the charge have dielectric constant K, then अगर हमारे पास जो एक मीडियम है, मतलब जहां पर वो सरफेस है, अगर वहां पर एयर ना होते हुए कोई भी मीडियम हुआ, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, K, then what will be the flux in that particular case? यहाँ पर क्या होगा, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन, एंड वी नो दैट दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K. तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू K, मतलब डायरेक्ट्रिक मीडियम जितना है वहां पर उतना टाइम, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. ओके, नाउ इफ Q इज इक्वल टू 0 देन phi इज इक्वल टू 0. ऑब्वियसली इस फॉर्मूले के अंदर अगर Q की वैल्यू हम 0 कर दें तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0. ऐसा में एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक डायपोल है, एक डायपोल अगर हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा है तो उसकी वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फ्लक्स. इन केस ऑफ अ डायपोल क्या होता है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. लेकिन यहाँ पर एक Q1 कितना है, पॉजिटिव है, और Q2 कितना है, नेगेटिव है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. सो फॉर अ डायपोल द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0. तो एक डायपोल के लिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा. ओके, दैट इज बिकॉज Q net is equals to 0 as we have seen in this case. Now charge lying outside the Gaussian surface makes no contribution to the flux. अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, that is a closed surface, कोई चार्ज अगर इसके अंदर रखा हुआ है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि इट विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट केस. लेकिन वहीं पर अगर ये जो चार्ज अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ है, दैट इज आउटसाइड द क्लोज्ड surface, then that charge should not be counted while calculating the flux, or you can say that will not contribute to any flux. Okay, because that is lying outside the closed surface. Now the next one is the Gauss law holds good for any closed surface irrespective of its shape and size. मतलब गॉस लॉ के अंदर क्या है, जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि वो जो सरफेस है अपने पास वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, उसका शेप, उसका साइज कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज एनी Gaussian surface should not pass through any discrete charge because electric field is not well defined at the location of the charge. मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पर इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब हमको यहाँ पर क्या है, वी हैव टू ड्रॉ अ Gaussian surface. तो आप Gaussian surface में सभी चार्जेस को अंदर लेकर सरफेस कंसीडर कर सकते हो. लेकिन हमारे पास अगर कोई एक ऐसा सरफेस आपने कंसीडर किया है जो कि एक चार्ज के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज यू आर ड्रॉइंग दैट Gaussian surface on that particular charge. You cannot do it. Why? Because at that particular point the electric field is not well defined. मतलब जो चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है वो डिफाइंड नहीं है, और इसलिए हमने कहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि चार्ज के अंदर वो डिफाइंड नहीं होती है. तो आप जब भी Gaussian surface बनाओ तो वो Gaussian surface उस चार्ज के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ हियर इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज अगर अपने पास है तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा, मतलब यहाँ पर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, एंड व्हाट अबाउट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12, दैट इज इक्वल टू 1.13 × 10⁻11 फील्ड लाइंस. मतलब इतना फ्लक्स 1 कूलम चार्ज से निकल सकता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द Gauss law. In the next video we'll see some more introduction about the Gauss theorem.